दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये फिल्म आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एशिया के एक जंगल से, जहां अलग अलग प्रांत के सबसे काबिल शिकारी एक साथ किसी रहस्यमय जीव की तलाश में आते हैं और जंगल के खतरे वाले क्षेत्र की सीमा पर बंधी हुई रस्सी को पार करके जंगल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर रस्सी के पास बैठा हुआ एक क्षेत्रीय आदमी अपने पास रखे हुए शंख को बजाता है। वहीं जंगल के खतरे वाले क्षेत्र में दाखिल हो चुके शिकारियों के समूह को जंगल में एक लाश लटकी हुई मिलती है। उन्हें वहां कुछ खतरे की भी आहट होती है, इसलिए वो सभी अपने अपने हथियारों के साथ सतर्क होकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक एक विशाल सर्प पहले एक शिकारी पर हमला करके उसके हाथ चबा जाता है और फिर बाकियों पर भी हमला करने लगता है। ये देखकर कुछ शिकारी उस पर गोलियां चलाते हैं तो कुछ उसे बांधने के लिए तार से जुड़े हुए तीर छोड़ते हैं। सांप इन तीर वाले तारों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ पर बैठा हुआ उनका साथी शिकारी अपने तीर वाले तार में उसे फंसाकर खींचने लगता है। तार से छूटने के लिए सांप उस शिकारी को ठोकर मारकर नीचे गिरा देता है और फिर निगलने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान बाकी के शिकारी भी तीर वाले तार से सांप को जकड़ लेते हैं। इस वजह से सांप उस टकले शिकारी तक नहीं पहुंच पाता और तार की जकड़ में छटपटाने लगता है। अब शिकारी सांप से लिपटे हुए तारों को आसपास के पेड़ों से बांध देते हैं, जबकि फेंग नाम का एक शिकारी सर्प की ओर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। हालांकि उसके गोली चलाने से पहले ही वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं, जिससे कि वो सभी इधर उधर देखने लगते हैं। उसी वक्त पेड़ के ऊपर से अचानक एक सर्प कन्या टकले शिकारी को ऊपर खींचकर मार डालती है। ऐसे में बाकी शिकारी उसे पकड़ना चाहते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले ही वो उन्हें भी झाड़ियों में खींच खींच कर मारने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विशाल सर्प तार के बंधन से आजाद होकर भाग जाता है। वहीं सर्प कन्या लगातार हमले करके ज्यादातर शिकारियों को मार डालती है और आखिरी बचे शिकारी फेंग को पेड़ से लिपटकर देखने लगती है। हालांकि फेंग किसी तरह वहां से बचकर भागने में कामयाब रहता है। अगले दिन इस जंगल से कुछ दूरी पर मौजूद गांव में झाओ नाम के एक जासूस का घर दिखाया जाता है, जहां एक पति पत्नी अपने नवजात बच्चे के साथ आकर झाओ के सामने कुछ रुपए रखते हैं। झाओ का सहायक उनसे कहता है, आपका काम हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे मालिक झाओ के कान में ऐसी अद्भुत क्षमता है जिससे कि वो छोटी सी छोटी हलचल के बारे में सुनकर उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। इसी वक्त झाओ उठकर खड़ा हो जाता है और दंपत्ति के साथ उनके घर जाता है। वहां हर एक हलचल को ध्यान से सुनने के बाद वो अपने सहायक से कहता है, दंपत्ति का कहना है यहाँ आसपास कोई विशाल सर्प है जो उनके परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। मेरे आकलन के हिसाब से उसकी आवाज उस कैबिनेट के पीछे से आ रही है। तो सहायक उसके बताए हुए कैबिनेट को हटाता है। कैबिनेट के पीछे दीवार की छेद से वही जंगल वाला विशाल सर्प सहायक को देखकर फुफकारते हुए घर के अंदर आ जाता है। इससे डरकर पति पत्नी घर के बाहर भागते हैं तो सांप पत्नी को उसके बच्चे सहित घेर लेता है। इसी दौरान झाओ भी घर से बाहर आता है और अपने हाव भाव से सर्प को शांत रहने का इशारा करता है। इस पर वो सर्प बच्चे की तरफ जीभ निकालते हुए घर की ओर इशारा करता है। उसका इशारा समझकर झाओ अपने सहायक से कहता है, घर की रसोई में जाकर देखो, वहाँ कुछ सांप कैद होंगे। तो सहायक रसोई के अंदर जाकर छोटे छोटे सांपों से भरा हुआ एक पिंजरा बाहर लेकर आता है। सांप उस पिंजरे को देखता है। तभी झाओ इशारा करके सहायक से उन नवजात सांपों को छोड़ने के लिए कहता है, तो उसका सहायक पिंजरा खोलकर सांपों को आजाद कर देता है। उनके आजाद होते ही विशाल सर्प भी औरत और उसके बच्चे को छोड़कर वहां से चला जाता है। इससे दोनों पति पत्नी राहत की सांस लेते हैं। झाओ उन दोनों का डर शांत करते हुए कहता है, जिस तरह आपका बच्चा है और आप उसे प्यार करते हैं, उसी तरह वो विशाल सर्प छोटे सांप के बच्चों का संरक्षक है। आपने सूप पीने के लालच में उन छोटे सांपों को पकड़ा था। इससे नाराज होकर बड़े सर्प ने भी आप लोगों के साथ वही किया। जब तक आप लोग उसका नुकसान नहीं करेंगे, वो भी आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। इस पर वो आदमी कहता है, आज से मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो अब झाओ अपने सहायक के साथ घर लौटने लगता है। रास्ते में उसे ज्यादातर गांव वाले किसी वजह से उदास या परेशान दिखते हैं। बारिश की वजह से झाओ एक जगह रुककर आज काम से मिले हुए पैसों में से कुछ हिस्सा अपने सहायक को दे देता है। इसी दौरान शिकारी फेंग के आदमी कुछ लाशें लेकर वहां से गुजरते हैं। झाओ अपने सहायक से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? सहायक कहता है, गाँव में ऐसी खबर है, कल रात शिकारी फेंग अलग अलग प्रांतों के सबसे माहिर शिकारियों के साथ जंगल में कुछ तलाश करने गया था। वहाँ उन पर हमला हुआ, जिनमें सिर्फ फेंग ही जिंदा बच पाया है।
वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी लाश ले जा रहे लोगों में से एक का पैर फिसलने से वो लड़खड़ा जाता है, जिससे लाश के ऊपर रखी हुई चादर हट जाती है। उस लाश की गर्दन पर पंजे के निशान होते हैं। ये देखकर झाओ बहुत हैरान होता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही निशान उसके हाथ पर भी होता है, जो कि बचपन में एक लड़की के पंजा मारने से बना था। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी फेंग की नजर उस पर पड़ती है। वो अपने आदमी से पूछता है ये कौन है जो लाशों को ध्यान से देख रहा है। वो आदमी कहता है ये पहाड़ी वंश का इकलौता उत्तराधिकारी झाओ है। ये अपने कानों से सब कुछ सुन सकता है और उसके जरिए बहुत कुछ पता कर सकता है। फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर इन लाशों का अंतिम संस्कार करो, मैं अभी आता हूँ। वहीं झाओ ले जाई जा रही लाशों को आखिरी बार ध्यान से देखता है। उसी वक्त फेंग उसके पास जाकर उसके सहायक की ओर बंदूक तानते हुए कहता है मैंने सुना है तुम कानों से काफी कुछ सुन सकते हो, बताओ इसमें गोली है या नहीं। तो झाओ बंदूक तथा उसे ध्यान से देखते हुए उसकी बंदूक पकड़कर अपने सिर पर रख लेता है और कहता है अब तुम्हें पता चल गया होगा। फेंग उसकी इस खूबी से प्रभावित होकर उससे कहता है जंगल के अभियान में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हालांकि झाओ उसकी इस बात का उत्तर दिए बिना ही सहायक के साथ अपने घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने बचपन की उस घटना को याद करता है जब वो अपने भाई के साथ जंगल में खेलने गया था। तब उसे वहां एक लड़की मिली थी जिसके हाथ में घाव था। झाओ ने उसके हाथ पे औषधि लगानी चाहिए, लेकिन तब वो लड़की अजीब तरह से व्यवहार करने लगी और उसकी आंखें हरी हो गईं। इससे झाओ घबरा गया। तब उसके भाई ने खंजर निकाल के उस लड़की पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वो लड़की झाओ के हाथ पर पंजे का निशान मार के वहां से भाग गई, जिससे कि वो बेहोश हो गया था। फिर होश में आने पे उसे ना तो अपना भाई दिखा और ना ही वो लड़की। इस घटना के बारे में सोचने के बाद अगले दिन झाओ सहायक के साथ अपनी गाड़ी में सवार होकर फेंग से मिलने जाने लगता है। जाते वक्त उसका सहायक उससे कहता है तो आपने अपने भाई का पता लगाने और उस लड़की से बदला लेने के लिए फेंग के साथ उसके जंगल वाले अभियान में जाने का फैसला किया है। झाओ कहता है हाँ। इस पर उसका सहायक कहता है इतने साल हो गए, पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ है, और जिस निशान के आधार पर तुम्हें लगता है कि हमलावर लड़की जंगल में मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रही बात फेंग की, तो जंगल में अपने आदमियों के साथ क्या तलाश करने जा रहा है इसका कुछ भी पता नहीं। झाओ कहता है मुझे फेंग के अभियान से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस उस खतरनाक लड़की, वो जो भी जीव है, उससे हिसाब लूंगा और अपने भाई की तलाश करूंगा। इस तरह बातें करते हुए जब ये लोग जंगल की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते के किनारे फूजो नाम का वो आदमी दिखता है जो जंगल के खतरे वाली सीमा के पास बैठा करता था। अगले सीन में फेंग को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठी अपनी मालकिन याना को सांप का मांस खिलाते हुए कहता है इस बार पहाड़ी जंगल के अभियान के लिए मैंने गुरखा रेजिमेंट के लड़ाकों की भर्ती की है। इसके अलावा पास के गांव से झाओ नाम के माहिर जासूस को भी बुलाया है। उम्मीद है आपको वो वापस मिल जाए जो कई सालों पहले आपके हाथ से निकल गया था। इस पर याना कहती है कई साल पहले जब मैंने तुम्हें अपने साथ काम पर रखा था तब तुम नाबालिग थे, अब तुम मेरे सामने ही इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी उम्र मुझसे भी ज्यादा दिखती है, लेकिन मुझे देखो। फेंग कहता है हाँ, आप पर बढ़ती उम्र का असर नहीं हुआ है, आप आज भी उतनी ही जवान दिखती हैं जितनी 20 साल पहले थीं। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतरता है। वहाँ उसके द्वारा भर्ती किए गए लोग हथियारों के साथ पहाड़ी जंगल के अभियान पर जाने के लिए तैयार होते हैं। इसी दौरान झाओ भी वहाँ पहुँच जाता है। फेंग उससे कहता है तो आखिरकार तुम हमारे साथ इस अभियान पर चलने के लिए आ ही गए। झाओ कहता है मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता लगाना है कि मेरे भाई को किसने मारा। तो अब ये सभी यहाँ से पहाड़ी जंगल की ओर जाते हैं जहाँ उन्हें जगह जगह जानवरों के खून और मांस बिखरे हुए दिखते हैं। वो सब देखकर झाओ उन सबसे कहता है जंगल और पहाड़ के कुछ नियम हैं, हमें यहाँ ना तो किसी को नुकसान पहुँचाना है और ना ही कोई गड़बड़ करनी है। हालांकि फेंग के लड़ाकों को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जंगल की कुछ और अंदर जाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक जगह कुछ हलचल महसूस होती है तो एक गार्ड बंदूक लेकर उसे देखने जाता है। इस दौरान उसका पैर एक ऐसे बिल में पड़ता है जिसमें कई सारे सांप होते हैं तो वो अपने पैर को झिटक कर बाहर निकालते हुए उन सांपों पर गोली चलाना चाहता है। हालांकि झाओ उसकी बंदूक पकड़कर उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है ऐसी कोई गलती मत करो जिससे बाद में पछताना पड़े। लेकिन लड़ाकों को उसका टोकना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए एक लड़का बिल में ग्रेनेड फेंककर ब्लास्ट कर देता है जिससे कि बिल में मौजूद सभी सांप भस्म हो जाते हैं। पर तभी उन सभी को जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई पड़ती है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ अनुमान लगा पाते, विशाल सर्प इन सभी पे अचानक से हमला करके तेजी से छिप जाता है तो ये लोग अपने मोशन सेंसर वाले चश्मे से सांप को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अब सांप जैसे ही दोबारा झाड़ियों से निकलकर इन लोग की ओर बढ़ता है वैसे ही ये सभी लोग एक साथ उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं जिससे कि सांप छटपटाते हुए मारा जाता है।
अब हैरानी की बात ये होती है कि झाओ वहाँ नजर नहीं आ रहा होता। इससे घबराकर उसका सहायक सबसे कहता है, अभी तो वो यही हम लोगों के साथ ही था, आखिर क्या हुआ उसके साथ। इस पर फेंग अपने आदमियों से और आगे बढ़कर खोजबीन करने के लिए कहता है। अगले सीन में झाओ को दिखाया जाता है, जो किसी सुराग का पता लगाते लगाते इस जंगल में मौजूद एक रहस्यमयी झील के पास पहुंच जाता है। वहां पानी के अंदर उसे एक औरत नजर आती है, तो वो झील के और पास जाना चाहता है, लेकिन तभी उसका सहायक उसके पास आकर उससे कहता है, तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैं कब से तुम्हें चारों ओर ढूंढ रहा हूँ। झाओ कहता है, मुझे झील में कोई दिखा है। तो उसकी बात सुनकर सहायक झील की ओर देखने लगता है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं दिखता। इससे हैरान होकर झाओ सहायक के साथ बाकी लोगों के पास लौटने लगता है। उधर फेंग अपने आदमियों के साथ जंगल में अभी भी सर्प कन्या की तलाश में जुटा होता है। आसपास से कुछ आहट सुनाई देने पर ये सभी अपने अपने हथियार उठाकर फिर से सतर्क हो जाते हैं। इस बार सर्प कन्या तेजी से कुछ गार्ड्स पर हमला करके उन्हें अपने साथ झाड़ियों के अंदर खींच ले जाती है और बाकी के गार्ड्स गोलियां चलाते रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो झाड़ियों से तेजी से बाहर आकर फिर से उन लोगों पर हमला करती है और गोली चला रही एक लड़की को पेड़ से सटाकर उसकी बंदूक छीनने लगती है। ये देखकर बाकी के लड़ाके सर्प कन्या की ओर गोलियां चलाने लगते हैं, तो वो उनके साथी लड़की को अपनी पूंछ में लपेटकर घसीटकर ले जाने लगती है। ऐसे में वहां मौजूद झाओ पेड़ के ऊपर चढ़ रही सर्प कन्या की पूंछ से लड़की को छुड़ाने लगता है। इससे तिल मिलाकर सर्प कन्या लड़की को दूर झिटक देती है और झाओ के मुंह पर हाथ मार के भागते हुए झाड़ियों में छिप जाती है। फिर दोबारा हमला करने के लिए वो एक पेड़ के पीछे आती है, लेकिन इस बार झाओ अपने तेज कानों से उसकी आहट महसूस करके उसे तार से बांधने में कामयाब हो जाता है। उसका सहायक भी इसमें उसका सहयोग कर रहा होता है, जबकि तार से छूटने के लिए सर्प कन्या सहायक को पूंछ मार के गिरा देती है और घिसटते हुए भागने लगती है। इस वजह से झाओ के हाथ से भी तार छूट जाता है। ये देखकर फेंग सर्प कन्या पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो गोलियों से बचते हुए उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और फिर तेजी से झाड़ियों के अंदर छिप जाती है। हालांकि झाओ उसकी सरसराहट की आवाज से उसके छिपने की जगह का पता लगाकर तार के हुक को पेड़ से लपेट देता है। अब क्योंकि तार का सिरा पहले ही सर्प कन्या के शरीर में बंधा हुआ होता है, इसीलिए वो फंस जाती है। मौका देखकर झाओ एक दूसरे हुक वाले तार से भी उसे बांध देता है। इससे वो बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगती है। अब तक फेंग भी संभल चुका होता है। सर्प कन्या को फंसा हुआ देखकर वो एक और तार से उसे बांध देता है और फिर उसकी पीठ में खंजर मार देता है। इसके बाद सर्प कन्या को एक पिंजरे में कैद करके गाड़ी से ले जाया जाने लगता है। वहीं अपनी गाड़ी से वापस लौटते वक्त झाओ को ये याद आता है कि बचपन में जिस तरह का खंजर उसके भाई ने हमलावर लड़की की ओर ताना था, फेंग का खंजर भी बिल्कुल वैसा ही है। इससे उसे ये अंदेशा होता है कि शायद फेंग ही उसका भाई है। अब सच जानने के लिए वो जंगल के बाहरी रास्ते पर खड़ी फेंग की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकता है और फेंग से कहता है, तो क्या तुम ही मेरे भाई हो? ये सुनकर फेंग इशारा करके अपनी एक गार्ड से उसके सिर पर हमला करवाता है, जिससे कि झाओ बेहोश हो जाता है। फिर कुछ घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो स्ट्रेचर पर बंधा हुआ किसी पुरानी गंदी प्रयोगशाला में होता है, जहां बहुत सारे सांपों को चीर फाड़ करके उन पे प्रयोग चल रहा होता है। झाओ का स्ट्रेचर पकड़ने वाला आदमी उसे एक जेल जैसी जगह के अंदर ले जाता है। वहीं के एक पिंजरे में सर्प कन्या को भी कैद किया गया होता है। प्रयोगशाला का शोधकर्ता एक इंजेक्शन से सर्प कन्या के शरीर से उसका जहरीला खून निकालता है। वहीं याना सीसीटीवी के जरिए सर्प कन्या के हाव भाव पर नजर रख रही होती है। उसके लिए काम करने वाला शोधकर्ता उससे कहता है, आप जवान रहने के लिए जिस सीरम का इस्तेमाल करती हैं, अब तक उसकी एक बूंद बनाने के लिए हजारों सांपों के मांस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस सर्प कन्या के सिर्फ एक बूंद खून से ही जवानी वाले सीरम के 1 लीटर से भी ज्यादा मात्रा बनाई जा सकती है और इसकी ताकत से आप लंबे वक्त तक जवान बनी रहेंगी। अगले सीन में फेंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ की प्रयोगशाला में स्ट्रेचर से बंधे अपने भाई झाओ के पास जाता है। पास के ही एक पिंजरे में सहायक भी कैद होता है। वो फेंग से कहता है, तुम घटिया आदमी हो, हमने तुम्हारी मदद की और तुमने हम ही दोनों को कैद कर दिया। झाओ भी फेंग से कहता है, भाई मैं तुम्हारी इतनी सालों से तलाश कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं खतरा उठाकर जंगल के अभियान पर भी गया और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इस पर फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, 20 साल हो गए हैं जंगल में, जब उस लड़की ने तुम्हारे हाथ पर पंजा मारा और मैंने उसे खंजर मारने की कोशिश की तो वो तो वहाँ से कहीं भाग गई, पर उसी दौरान मेरी मुलाकात याना से हुई, जो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गई। उस वक्त यहाँ सभी शोधकर्ता एक डॉक्टर को पीट रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से वो लड़की प्रयोगशाला से भागने में कामयाब हुई थी। ये सब हिंसा देखकर मैं डर गया था, लेकिन याना ने मुझे यहाँ के माहौल के लिए तैयार किया और मेरे दिल को कसाई की तरह मजबूत बनाया। ये सब सुन रहे प्रयोगशाला के कर्मचारी के हाथ से प्लेट छूटकर गिर जाती है, तो फेंग उसी वक्त गुस्से में उस कर्मचारी को गोली मार देता है। झाओ अपने भाई के इस बदले हुए रूप से हैरान भी होता है और दुखी भी, पर फेंग रुकता नहीं। वो पिंजरे में कैद सहायक को भी गोली मार देता है। इस हरकत पर झाओ गुस्से से भर जाता
जाता है, लेकिन बंधे होने की मजबूरी के नाते वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। जबकि फेंग यहाँ से अपने कमरे में जाकर संगीत सुनने लगता है। उधर स्क्रीन पर पिंजरे के अंदर बंद सर्प कन्या के हाव भाव देख रही याना अपने शोधकर्ता से कहती है, ऐसा लगता है उसने जानबूझ के खुद को पकड़वाया है। उसके हाव भाव देखो, ऐसा लग रहा है वो कुछ करने वाली है। जल्दी से पैरालाइज करने वाली गैस छोड़ो। तो शोधकर्ता उनके निर्देश पर जल्दी से लीवर ऊपर करके गैस छोड़ता है, लेकिन इतनी ही देर में सर्प कन्या पिंजरे से बाहर निकल चुकी होती है। इससे याना घबरा जाती है। अब वहाँ इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, क्योंकि सर्प कन्या प्रयोगशाला के भंडारण कक्ष में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। इस तोड़फोड़ से प्रयोगशाला में कैद सांप आजाद हो जाते हैं और कर्मचारियों को काटने लगते हैं। इमरजेंसी अलार्म सुनकर याना के गार्ड सर्प कन्या को पकड़ने के लिए हथियार लेकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी सर्प कन्या अचानक से उन लोगों पर भी हमला करना शुरू कर देती है। और जब वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां रखी वस्तुओं के पीछे छिप जाया करती है। इससे गार्ड्स को उसे मारने में परेशानी हो रही होती है, जबकि वो अचानक से हमला करके हर बार एक दो गार्ड्स को मार रही होती है। ऐसी परिस्थिति में गार्ड लड़की बंदूक लेकर उस सर्प कन्या को कोने कोने में ढूंढने लगती है। हालांकि सर्प कन्या उसे भी पीछे से पकड़कर दीवार पर फेंक देती है, जिससे कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। उधर जिस कमरे में झाओ को बांधा गया होता है, वहाँ कुछ कर्मचारी उसे आरी से काटने के लिए आते हैं, लेकिन उसी वक्त सर्प कन्या वहाँ पहुंचकर उन कर्मचारियों को मारने लगती है। इस उथल पुथल में झाओ स्ट्रेचर सहित नीचे गिर जाता है। अब सर्प कन्या उसके पास आती है, पर किसी वजह से उसे मारने के बजाय दूसरे कमरे की ओर चली जाती है। तभी जंगल की सीमा के पास रहने वाला फूजो नाम का आदमी मुंह पर मास्क लगाकर वहां आता है और झाओ के बंधन काट के उसे आजाद कर देता है। वो झाओ से कहता है, मैंने यहाँ के कर्मचारियों की तरह कपड़े पहने हैं, इसलिए कोई मुझे पहचान नहीं पाया। झाओ उससे पूछता है, पर तुम तो जंगल के पास रहते हो, तुम यहाँ किसके लिए आए हो? फूजो कहता है, शायद जल्दी ही तुम्हें इस बारे में पता लग जाए। इसके बाद झाओ वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। हालांकि इस दौरान वहाँ का जो भी कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उससे जी जान लगाकर लड़ भी रहा होता है। अगले सीन में फेंग को दिखाया जाता है, जो बाहर घट रही घटनाओं से अनजान होकर म्यूजिक सुनने में व्यस्त होता है। जबकि इधर सर्प कन्या याना को ढूंढते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है और वहां उसके शोधकर्ता पर हमला करके उसे मार डालती है। इससे वहां मौजूद याना दहशत में आ जाती है। अब सर्प कन्या उसके सामने आती है तो याना उससे कहती है, तुम तो बड़ी हो गई हो। हालांकि गुस्साई सर्प कन्या उसका गला पकड़कर उसे तेजी से बिजली के उपकरणों पर फेंकती है। इससे याना जख्मी हो जाती है, लेकिन सर्प कन्या उस पर कोई रहम नहीं करती और उसका पैर पकड़कर उसे घसीटने लगती है। सर्प कन्या को याद आ रहा होता है कि जब वो एक इंसानी बच्ची थी, तभी याना ने उसके शरीर पर प्रयोग करने के लिए एक वैज्ञानिक से जबरदस्ती सांपों के सीरम से बना इंजेक्शन लगवाया था। इससे वो मरी तो नहीं, पर एक सर्प कन्या में बदल गई। इसी गुस्से में याना का पैर पकड़कर उसे तेजी से ड्रम्स के ऊपर फेंकती है, जहाँ से नीचे गिरने पर छोटे छोटे सांप उससे लिपटकर उसे जकड़ने लगते हैं। हालांकि तभी फेंग वहाँ आकर सर्प कन्या के पीठ पर गोली चला देता है, तो सर्प कन्या वहाँ से भागकर छिप जाती है। अब याना फेंग से कहती है, जल्दी से मुझे सीरम दो। इस पर फेंग उसके सामने सीरम गिराकर कहता है, अब मेरा राज करने का वक्त आ गया है। ये कहकर उसके सिर में गोली मार देता है। उसी वक्त बाकी के गार्ड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फेंग उन सबसे कहता है, उस सर्प कन्या ने याना को मार डाला, इसलिए जाकर उसे ढूंढो। अब गार्ड्स के हटते ही वहाँ छुपी सर्प कन्या फिर से फेंग पर हमला करने लगती है, पर फेंग पिंजरे की बटन पर गोलियां चलाकर उसे पिंजरे में कैद कर देता है। तो बाहर निकलने के लिए सर्प कन्या पिंजरे की सलाखें फैलाने लगती है। ये देखकर फेंग रिमोट से पिंजरे में बिजली की सप्लाई चालू कर देता है, जिससे कि सर्प कन्या को झटका लगता है और वो पिंजरे के अंदर गिर जाती है। अब उसको असहाय अवस्था में देखकर फेंग उसे मारने के लिए उसकी ओर गोली चला देता है, लेकिन फूजो अचानक से पिंजरे के सामने आकर गोली अपनी पीठ पर ले लेता है। इससे गुस्सा कर फेंग बंदूक की सारी गोलियां उसके पीठ में ही उतार देता है। हालांकि अब इससे पहले कि वो सर्प कन्या को मारने के लिए उसके पास जा पाता, तभी झाओ वहां पहुंच जाता है और फेंग पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में फेंग नीचे गिरे झाओ की ओर बंदूक तान देता है, पर झाओ बड़ी ही फुर्ती से उछलकर उसके हाथ से बंदूक छीनते हुए कहता है, अच्छा होता कि तुम तभी मर गए होते, क्योंकि तुम एक जानवर बन गए हो। हालांकि उस बंदूक में गोली न होने का फायदा उठाकर फेंग फिर से उससे लड़ने लगता है। वहीं पर पिंजरे के पास मरने की हालत में पहुंच चुका फूजो सर्प कन्या से कहता है, तुम मेरी ही बेटी हो। पहले मैं यहाँ याना का डॉक्टर था। एक बार उसने मुझे धोखे में रख के तुम्हारे शरीर में सांपों के जहर से बने सीरम का एक्सपेरिमेंट करवाया, जिससे कि तुम्हारे शरीर में सांप जैसे बदलाव शुरू हो गए। जब मुझे ये पता चला तो मैंने याना का विरोध किया। मैंने मौका पाकर तुम्हें यहाँ से आजाद कर दिया और तुम यहाँ से जंगल भाग गई। इस बात से नाराज याना ने मुझे पिटवाया। वहाँ से किसी तरीके से बच के मैं जंगल की सीमा पर रहने लगा,
ताकि जब भी कोई जंगल में तुम्हें नुकसान पहुंचाने जाए तो मैं शंख बजाकर तुम्हें सतर्क कर सकूं। ये सब बताकर फुजो मर जाता है, जबकि फेंग और झाओ की लड़ाई अभी भी जारी रहती है, जिसमें कि फेंग उस पर खंजर से हमला करना चाहता है, पर झाओ उसका खंजर पकड़ लेता है। इस दौरान पिता के मरने से दुखी सर्प कन्या रोते हुए पिंजरे की सलाखें फैलाने लगती है। ये देख रहा फेंग फिर से रिमोट द्वारा पिंजरे में करंट सप्लाई कर देता है। इससे उसे झटका तो लगता है, पर फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर सलाखें उजाड़ देती है और झाओ को मारने की कोशिश में लगे हुए फेंग को जोरदार टक्कर मारते हुए दूर उछाल फेंकती है। घायल हो चुका फेंग संभलने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसे इसका मौका नहीं देती और अपने पूंछ में उसके पूरे शरीर को जकड़कर मरोड़ने लगती है। इससे फेंग का दम घुटने लगता है। उसे मरोड़ने के बाद उसे पीछे की तरफ फेंक देती है, जहां फेंग का खंजर खुद उसके शरीर में घुस जाता है, जिससे कि वो मारा जाता है। झाओ ये सब देखता है, लेकिन उसे फेंग से कोई सहानुभूति नहीं होती। इसके बाद सर्प कन्या वापस जंगल में चली जाती है, जबकि झाओ जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद देखने लगता है और इस तरह फैंटेसी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।